ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दीपूदास की कट्टरपंथियों के हाथों हत्या के बाद भी हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। हिंदुओं के बाद अब क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका एक बार फिर हिंसा से दहल उठी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की वतन वापसी से ठीक पहले ढाका में बमबाजी की घटना हुई। मोक बाजार में कल शाम बदमाशों द्वारा फ्लाईओवर से फेंके गए देसी बम में सियाम नाम के एक युवक की मौत की खबर आई है। यह घटना बांग्लादेश मुक्तियोद्धा संसद सेंट्रल कमान के सामने वायरलेस गेट इलाके के पास हुई। इससे पूरे ढाका में अफरा तफरी मच गई है। इस घटना ने बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी ढाका में डर और असुरक्षा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा की आग में बांग्लादेश लगातार जल रहा है। हिंदुओं के बाद अब बांग्लादेश में ईसाई समुदाय को भी निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी चिंताजनक स्थिति है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले ढाका में फिर से हिंसा हुई और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। ढाका के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के सामने वारदात हुई। बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में डर और असुरक्षा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार जिस तरह की हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, चिंता वहां पर बढ़ गई है। हिंसा की आग में बांग्लादेश लगातार जल रहा है और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार वहां पर हो रहे हैं उन्होंने चिंता और बढ़ा दी है। यही नहीं, हिंदुओं के बाद अब बांग्लादेश में ईसाई समुदाय को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले ढाका में एक बार फिर से हिंसा की घटना हुई है। ढाका के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के सामने वारदात हुई और बदमाशों ने क्रूड बम फेंक दिया। बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है। अखिलेश, अगर आपसे समझना चाहें, बांग्लादेश में लगातार स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, क्या वजह है इसकी? क्या वजह दिखाई दे रही है? लगातार पहले हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, अब ईसाई समुदाय को भी नहीं बख्शा गया। देखिए, जो संभावना इस बात की आ रही है कि देखिए, जो 12 फरवरी को चुनाव की घोषणा हो चुकी है बांग्लादेश में, और उस चुनाव की घोषणा के पहले ये कोशिश ये हो रही है कि वहाँ एक धार्मिक धर्मांधता के आधार पे एक ध्रुवीकरण तैयार किया जाए। देखिए, कुछ दिनों पहले इस बात के भी खबर मिले, इस बात के झंडे मिले जिसमें कि ISIS के झंडे मॉब के बीच में दिखे। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश में इस्लामाइजेशन की कोशिश हो रही है कि 12 फरवरी को जो चुनाव हो उसमें की जो इस्लामिक तत्व है बांग्लादेश के वो विजय हासिल कर सके। तो निश्चित तौर पे यह एक चिंताजनक स्थिति है बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश में जो रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए भी, और उसके अलावा आसपास के देशों के लिए भी एक खतरनाक स्थिति है कि अगर ISIS वहां अपनी जड़ें जमाता है या एक इस्लामिक ध्रुवीकरण होता है तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन स्थितियां एक बांग्लादेश कह सकते हैं कि चुनाव के समय एक स्थिति में ऐसी परिवर्तन की स्थिति भी बन सकती है। जैसे आज तारिक रहमान जो लंदन से आए हैं बांग्लादेश में, ढाका में, और तारिक रहमान के आने के बाद देखने की बात होगी कि किस तरह से स्थितियों में परिवर्तन होता है, एक समीकरण बनता है, समीकरण में क्या बदलाव आता है। बिल्कुल। अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह की स्थितियां वहां पर हैं, वो बांग्लादेश में जो चुनाव होना है अगले साल, उससे पहले आपको लगता है कि एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत एक माहौल बनाया जा रहा है? निश्चित तौर पे, जैसा कि अभी मैंने कहा कि देखिए, चुनाव एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय की हर पार्टी चाहता है कि अपने अपने आधार पर ध्रुवीकरण करे, और बांग्लादेश में चूंकि अवामी लीग को वहां अभी प्रतिबंधित किया गया है, तो अवामी लीग के नहीं रहने के कारण बांग्लादेश में जो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक लिबरल पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स का अभाव है।
अब हम जो प्रतिस्पर्धा हो रही है बांग्लादेश में, एक तरह से कहे कि वहाँ की जो राइट टू द सेंटर जो फोर्सेज है उन्हीं के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है। और जिसमें कि जो स्टूडेंट मूवमेंट में हुआ उसमें बड़े पैमाने पे कोशिश कर रहे थे कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो लोग उसमें आए, और इस्लामिक कट्टरपंथ को अभी मौका मिला है, चुनाव का मौका मिला है, तो एक तो दहशत भी फैलाए, दूसरी तरह है कि माइनॉरिटी के खिलाफ एक माहौल बनाए कि जिसमें कि खास तौर पे हिंदू और क्रिश्चियन के खिलाफ भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पे एक कोशिश ध्रुवीकरण की है कि एक एंटी माइनॉरिटी ध्रुवीकरण करके चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया जाए। बिल्कुल, हिंसा की आग में लगातार बांग्लादेश जल रहा है और लगातार जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो जो है काफ़ी चिंता जो है वहाँ की स्थिति के बारे में पैदा करती हैं। हिंदुओं पर लगातार वहाँ पर अत्याचार, जिस तरह से पहले इस्कॉन पर वहाँ पर हमला हुआ, फिर दीपू चंद्र की मौत के बाद लगातार जिस तरह से अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पहले हम आपको बता दें मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और उसके बाद लगातार जिस तरह की घटनाओं को वहाँ अंजाम दिया जा रहा है, मीडिया हाउसेस पर हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है। बांग्लादेश लगातार हिंसा की आग में जलता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा की है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार जो है अत्याचार वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। दीपू दास की कट्टरपंथियों के हाथों हत्या के बाद भी हिंदुओं के घरों को लगातार जलाया जा रहा है। हिंदुओं के बाद अब क्रिसमस के मौके पर भी ईसाई समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। तो हिंसा और सियासी अस्थिरता वहां पर लगातार जारी है। और इसके साथ ही तारिक रहमान की 17 साल के बाद देश वापसी हो रही है। उससे पहले ये जो हमले हैं वो अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जो लगातार बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन भी तारिक रहमान हैं। तो बांग्लादेश की स्थिति पर दुनिया भर की नज़रें हैं। 1971 में भारत पाक जंग के बीच भी वहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी। तो दिखाई दे रहा है किस तरह से बांग्लादेश में लगातार स्थिति चिंताजनक हो रही है। अगर हम सिलसिलेवार घटनाओं की बात बताएं तो 2004 में अवामी लीग की रैली में ग्रेनेड से हमले में नाम आया था। 2007 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार हुए थे। हम तारिक रहमान की आपको बात बता रहे हैं। 2008 में जमानत मिली और इलाज के लिए लंदन चले गए थे और अब जब वापसी है इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। 17 साल से लंदन में रह रहे थे तारिक रहमान। तो तारिक रहमान की वापसी और लगातार जिस तरह से वहाँ पर घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर हम बीएनपी की राजनीति की बात करें वहाँ पर, तो लंदन से ही बीएनपी की राजनीति में भूमिका निभाई थी। तो जिस तरह की सियासी हलचल है उस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। कहा जा रहा है तारिक रहमान कोई ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं। और इस बीच जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा और सियासी अस्थिरता जारी है तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंसा की वहां पर घटनाएं और तारिक रहमान की 17 साल बाद देश वापसी, सभी की नज़रें लगी हुई हैं। और जिस तरह से लगातार वहां पर स्थिति चिंताजनक है, उसने भी कई सवालिया निशान वहां पर सियासी हलचल पर लगा दिए हैं। तो बांग्लादेश की जो स्थिति है लगातार चिंताजनक बनी हुई है और इस चिंता पर कई सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं।